गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी का चैप्टर 3, अवर चेंजिंग अर्थ। देखो, चैप्टर के नाम से क्या पता चलता है कि अर्थ जो है वो चेंज हो रही है। ओके, चेंज हो रही है इन सेंस कि अर्थ के इंटरनल में बहुत सारे फोर्सेस जो है वो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं। ओके, जिसकी वजह से हमने देखा है कभी कभी अर्थक्वेक्स आते हैं, कभी कभी वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं। ओके, तो ये सारे चेंजेस की हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि वो क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे, द लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। हमें पता है हम जिस सरफेस पे रहते हैं, ओके, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जो ज़मीन है वो। और जो ज़मीन है वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रोकन है। ओके, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स, या फिर जिसको हम स्लैब्स भी बोलेंगे, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स। तो जैसे हम ऊपर की सतह से हम देखते हैं तो हमें तो कंटिन्यूस दिखती है। ओके, हम जहाँ रहते हैं हमें तो कंटिन्यूस दिखती है, लेकिन क्या होता है वो नीचे अंदर कहीं कहीं से ब्रोकन होती है। ओके, नीचे कहीं कहीं से ब्रोकन होती है। तो तब क्या होता है, जब नीचे प्रेशर बिल्डअप होता है, जैसे कि हमें पता है नीचे सबसे ऊपर क्रस्ट आता है, उसके बाद मोल्टन मैग्मा आता है। ओके, और फिर कोर आता है, लेयर्स ऑफ अर्थ में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो मोल्टन मैग्मा है वो इन क्रैक्स के थ्रू क्या करता है, वो बाहर आने की कोशिश करता है। ओके, और फिर हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे वॉल्केनोज होते हैं, तो वहाँ से वॉल्केनो में लावा जो है वो इरप्ट होता है। ओके, मोल्टन मैग्मा जो है बाहर आ जाता है। ओके, और कहीं कहीं पे जब ये बाहर नहीं आ पाता तो क्या करता है, वहाँ पे क्रैक्स डेवलप करता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन जो है थोड़ी बहुत हिलने लग जाती है। ओके, तो उससे क्या होता है, जब ज़मीन हिलती है तो अर्थक्वेक डेवलप होता है, अर्थक्वेक आता है। क्लियर। तो ये जो प्लेट है, ओके, तो कॉन्टिनेंट प्लेट एंड द ओशन फ्लोर, कभी कभी ये दोनों मिक्सअप भी है। ऐसा नहीं कि ओशन फ्लोर की प्लेट्स अलग और कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स अलग, दोनों मिक्सअप है। ओके, जैसे कि हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा ज़मीन है और फिर ये ओशन वाला ज़मीन है। ओके, तो मान लेते हैं कि ये आगे कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। तो मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक प्लेट हो गई। ओके, जिसमें कॉन्टिनेंट मास भी आ गया, ओशन मास भी आ गया। ओके, और ये जो प्लेट्स है अलग अलग है, फिर ये वाली ओशन प्लेट अलग हो गई, एक ये पूरी ज़मीन की प्लेट पूरी अलग हो गई। ओके, कॉन्टिनेंट की प्लेट पूरी अलग हो गई। तो ये सारे जो सेवरल अलग अलग पार्ट्स है, इरेगुलरली शेप प्लेट्स है ये। ओके, कोई भी रेगुलर शेप नहीं है। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल। तो कोई बड़ी है, मान लेते ये कॉन्टिनेंट प्लेट इतनी छोटी सी है, ये कॉन्टिनेंट और ओशन प्लेट दोनों मिक्स है, और ये सिर्फ ओशन प्लेट है, ये भी छोटी सी है। तो सेवरल, ओके, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल, कोई कोई बड़ी है, कोई कोई स्मॉल है। रिजिड, रिजिड तो है ही, हमें पता है काफ़ी ठोस है, इसमें हमने इस पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए हैं। irregularly shaped plates that are called slabs which carry continents and the ocean floor। तो ये क्या क्या कैरी करते हैं, कॉन्टिनेंट्स भी कैरी करते हैं एंड ओशन फ्लोर्स भी कैरी करते हैं। ओके, सो ये जो पूरा लिथोस्फीयर है हमारा, इट इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, अब मैं एक पिक्चर के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि पूरा जो हमारा अर्थ है, ओके, उसमें किस तरीके से कितनी सारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो डिवाइडेड है। ओके, कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ कुछ कुछ ओशन प्लेट्स भी हैं, कुछ कुछ सिंगल ओशन प्लेट्स है, कोई कोई ओशन प्लस कॉन्टिनेंट का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने ये वाला बताया। ओके, मान ये पूरी ओशन प्लेट है, यहाँ पे पूरा पानी है। ओके, तो ये वाला पूरा ये कॉन्टिनेंट और ओशन प्लेट का कॉम्बिनेशन है, ये वाली जो प्लेट है। और ये वाली प्लेट खाली कॉन्टिनेंट प्लेट है, ये वाली प्लेट जो है खाली ओशन प्लेट है। ओके, तो इस तरीके की जो प्लेट्स होती है, इसका मैं एक पिक्चर शो करता हूँ जिसमें पूरी अर्थ का बताया गया है कि किस तरीके से पूरे अर्थ में कहाँ कौन कौन सी लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो डिवाइडेड है, किस तरीके से ब्रोकन है अलग अलग नंबर ऑफ पीसेस में। फोटो में तुम देख सकते हो ये सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ओके, जो मतलब अलग अलग डिवाइडेड है, जैसे ये वाली जो प्लेट है, ओके, इसमें तुम देख सकते हो ओशन भी आ गया है और कॉन्टिनेंटल मास भी आ गया है। क्लियर। ये हमारा जो इंडिया है वो इंडियन प्लेट, काफी सालों पहले ये इंडियन प्लेट भी ये यूरो एशियन प्लेट से साथ जुड़ी हुई नहीं थी, ये अलग थी। ओके, ये अफ्रीकन प्लेट के साथ जुड़ी हुई थी, ये यहाँ पे आके यूरोशियन प्लेट के साथ जुड़ गई। और ये जब टकराई थी तभी यहाँ पे हिमालयस की बेल्ट फॉर्म हुई थी, ये वाले पार्ट में। ओके, क्लियर। देखो ये इस तरीके से सारे होते हैं अलग अलग टाइप के प्लेट्स, और ये सारे मतलब कुछ कुछ ओनली ओशन प्लेट्स हैं। ओके, कुछ कुछ मिक्स है, मतलब कॉन्टिनेंटल मास भी है जिसमें ओशन मास भी है, कुछ कुछ खाली कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है।
द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है जो हमने देखी, ओके, ये जो है हमेशा हिलती रहती है। दिस मूव्स एवरी ईयर, मतलब पूरे साल ये हिलती रहती है, लेकिन कितने, कुछ वेरी लिटिल फ्यू मिलीमीटर्स जितना ही ये हिलती है। ओके, तो जैसे जिस ज़मीन पे हमारी बिल्डिंग है जहाँ हम रहते हैं, ओके, तो वो प्लेट भी मूव कर रही है आज के टाइम पे भी, ओके, लेकिन बहुत ही कम मिलीमीटर्स, जिससे कि हमें बिल्कुल एहसास ही नहीं होता, ना ही फील होता है, ठीक है, लेकिन वो हमेशा मूवमेंट करती रहती है। ओके, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ विच मूव्स इन सर्कुलर मैनर। तो ये जो प्लेट्स मूव करती है, ये क्यों मूव करती है? बिकॉज अर्थ के अंदर क्या है? मोल्टेन मैग्मा है। जैसे अर्थ है तो ये ऊपर वाला पूरा क्रस्ट हो गया और ये वाला लेयर पूरा मैग्मा का हो गया, फिर अंदर क्या हो गया? कोर आ गई, ठीक है। तो मैग्मा जो है वो सर्कुलर मैनर में मूव करते रहता है, इसलिए ऊपर की जो प्लेट्स है, अर्थ के ऊपर की जो क्रस्ट के ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट्स है जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओके, तो वो भी मूव करती है बिकॉज ऑफ द मोल्टेन मैग्मा। अब मोल्टेन मैग्मा क्यों मूव करता है? बिकॉज वो हॉट है, ओके। अगर हम एक एक्टिविटी करें जिसमें हम बीकर के अंदर या फिर एक वेसल के अंदर, ओके, पानी ले ले, हम उसको हीट करें और उसमें एक हम पेपर की बॉल डाल दें, ओके, एक पेपर की कलर की हुई बॉल डाल दें और उसको हम फ्लेम्स पे रख दें, बर्नर के ऊपर या फिर गैस के ऊपर, ओके। तो क्या होगा? जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो क्या होता है? वाटर गर्म कैसे होता है हम पता है, मतलब नीचे का लेयर गर्म होगा, फिर वो अगर हॉट वाटर हो गया है, ठीक है, तो वो उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर आएगा और ऊपर का कोल्ड वाटर नीचे जाएगा, तो मूवमेंट्स होगा इस तरीके से, ओके। तो ये पेपर की बॉल भी जो है इस तरीके से मूव करेगी, अगर जब वार्म हो जाएगी तो ऊपर आ जाएगी, कोल्ड हो जाएगी तो वापस नीचे चल जाएगी। तो मोल्टेन मैग्मा में भी इसी तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, ओके। वो जब यहाँ पे कोर के पास रहेगा तो वो ज़्यादा हॉट होगा, कोर का टेम्परेचर मैग्मा से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोल्टेन मैग्मा है वो जब गर्म होगा तो वो क्या कोशिश करेगा? वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, और ऊपर वाला जो इसके कंपैरिजन में जो यहाँ का जो कूलर मैग्मा है वो नीचे जाएगा, ओके। तो यहाँ पे भी इस तरीके से मूवमेंट्स होती रहेगी और मोल्टेन मैग्मा इस तरीके से मूव करते रहता है सब जगह, ओके। इसी वजह से ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है हमारी, ये भी क्या करती है? मूव करती है, मतलब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, वेरी फ्यू मिलीमीटर्स, ये हमेशा खिसकती रहती है, ओके। और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स खिसकती रहती है, इसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, मतलब अर्थ के अंदर मूवमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस। ये मैंने बताया तुमको। फोर्सेस विच कॉजेज अर्थ मूवमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं जिसके ऊपर हमने अर्थ के मूवमेंट्स को सेपरेट किया है, ओके। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ अलग अलग तरीके के होते हैं और वो डिपेंड करते हैं फोर्सेस जिसकी वजह से अर्थ के मूवमेंट्स होते हैं, ओके। तो दो टाइप के फोर्स है, एक है एंडोजेनिक फोर्स, एक है एक्सोजेनिक। देखो नाम से पता चल रहा है, एंडोजेनिक फोर्स यानी जो अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी जो अर्थ के एक्सटीरियर में एक्ट करते हैं, ओके। तो एंडोजेनिक फोर्स क्या हो गया? विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओके, एंड एक्सोजेनिक विच एक्ट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, ओके। सो एंडोजेनिक एक्ट्स इन इंटीरियर एंड एक्सोजेनिक एक्ट्स इन एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, ओके। सो हमने देख लिया अर्थ मूवमेंट्स दो फोर्सेस की वजह से होता है, एक होता है एंडोजेनिक फोर्स, दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्सेस दो हिस्से में डिवाइडेड है। पहला है सडन फोर्सेस जो अचानक एक्ट करते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, ओके। हमें 2 दिन पहले से नहीं पता रहता कि अर्थक्वेक आने वाला है, ओके, या फिर उसकी कोई फीलिंग नहीं आती, वो सडन आता है। अर्थक्वेक ना सडन फोर्स है, ओके, जो अंदर से वो बिकॉज मोल्टन मैग्मा में प्रेशर बढ़ जाता है, ओके, उसकी वजह से सडनली जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उसमें मूवमेंट आता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, ओके। फिर जैसे वॉल्केनो, तो वॉल्केनो इरप्शंस भी सडन होते हैं, ओके। इवन लैंडस्लाइड्स कहाँ पे होते हैं? जैसे माउंटेन्स वगैरह में, ठीक है, पहाड़ी रास्तों में, वहाँ पे माउंटेन्स जो है लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, मतलब माउंटेन का एक हिस्सा पूरा ज़मीन पे आके गिर जाता है, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड, ओके। अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड सभी को पता है। फिर दूसरा है डायस्ट्रॉफिक फोर्स। तो डायस्ट्रॉफिक फोर्स यानी जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स, तो ऐसे फोर्सेस जिसमें लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है लेकिन दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपस में टकराती है, जिसकी वजह से क्या होता है? माउंटेन्स उभर के आते हैं। मतलब मान लेते हैं ये लिथोस्फेरिक प्लेट और इधर की लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ओके। तो ये दोनों लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब आपस में दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेगी, ओके, तो क्या होगा? जिस पॉइंट पे वो दोनों मीट करेगी वहाँ पे माउंटेन्स उभर के आ जाएंगे, ओके। जैसे हमारा हिमालय सिस्टम वगैरह है, हिमालयस जो है
वो इसी फोर्स की वजह से बने हैं। ओके, डायस्ट्रॉफिक फोर्स की वजह से काफ़ी सालों पहले हिमालयस की जो माउंटेन रेंजेस है वो बनी थी। ओके क्लियर, एंडोजेनिक फोर्सेस क्लियर हो गया सबको, ठीक है। दूसरा है एक्सोजेनिक, जो कि एक्सटर्नली काम करते हैं। ओके, एक्सटर्नली एक्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, इसकी वजह से अर्थ के मूवमेंट्स होते हैं, जैसे इरोजनल एंड डिपोजिशनल। ओके, इरोजन जैसे सॉइल इरोजन होता है, एक जगह की सॉइल दूसरी जगह चली जाती है। ओके, और दूसरी जगह जाके वो क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन लगाता है? ओके, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है, जैसे पहला तो रिवर के थ्रू, तो रिवर्स का हमें पता है, रिवर्स की वजह से सॉइल इरोजन एंड डिपॉजिट होता है, ठीक है, एक जगह की सॉइल दूसरी जगह ट्रैवल करती है। ओके, फिर विंड, इवन विंड की वजह से होता है। सी वेव्स की वजह से तुमने देखा होगा, अगर बीच वगैरह पे गए हो तो वहाँ देखा होगा, तुम एक पहली बार गए और दूसरी बार गए तो सेम तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, सेम तरीके का लैंड वहाँ नहीं दिखेगा। ओके, कभी कभी सॉइल एकदम नज़दीक आ जाए, कभी सॉइल वापस चली जाती है ओशन के अंदर। ओके, तो तुम कभी भी बीच एरिया पे जाओगे तो तुम्हें हर वक्त वहाँ पे जो बीच पे जो सैंड होती है वो एक टाइप के नहीं दिखेगी, ना ही एक टाइप का रहेगा। मतलब वहाँ पे कभी भी सॉइल्स जो है ज़्यादा क्वांटिटी में तुम्हें दिख सकती, कभी भी कम क्वांटिटीज़ में दिख सकती, क्योंकि सी वेव्स के ऊपर डिपेंड करता है, कभी वो लेके आती है बहुत सारे सैंड और कभी कभी वो अपने साथ वॉश आउट करके ले जाती हैं। फिर ग्लेशियर्स हो गए, तो ग्लेशियर्स जैसे पिघलते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो है वो टूट के गिरते हैं। ओके, तो उनके गिरने की वजह से क्या होता है, ग्लेशियर्स जहाँ पे है वहाँ पे मतलब एक डेप्थ बन जाता है, जहाँ जिसकी वजह से लेक्स वगैरह भी कभी कभी बन जाती है। मान लेते हैं कि ये माउंटेन है, यहाँ ऊपर सब ग्लेशियर्स है, ओके, स्नो के ग्लेशियर्स है, और ये उसके बाजू में ज़मीन है। तो कभी कभी क्या होगा, ये ग्लेशियर्स जो है वो पिघल के डायरेक्टली धड़ाम से नीचे गिरेंगे यहाँ पे। ओके, धड़ाम से गिरेंगे तो फोर्स एक्ट करेगा वहाँ पे। ओके, फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ पे डिप्रेशन बन जाएगा एक। ओके, बिकॉज इतना बड़ा ग्लेशियर जो है वो गिरा है यहाँ पे। ओके, तो उन्होंने बाहुबली मूवी देखी है, उसमें देखा होगा कैसे वो जब जो स्नो वाला पार्ट आता है, ठीक है, तो वो कैसे स्नो पूरी नीचे आ जाती है। ओके, बिकॉज एक फोर्स एक्ट करता है वहाँ पे, जिस वजह से पूरा का पूरा स्नो जो है वो पहाड़ से खिसक के पूरा नीचे आ जाता है। ओके, तो वो उसको हम बोलें, वो अलग फोर्स जो है ग्लेशियर्स के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर बहुत सारा ग्लेशियर का पार्ट अगर नीचे आके गिरा है तो माउंटेन्स के नियर वाले रीजन में वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी लेक्स भी वहाँ पे डेवलप होती है। ये तुम आने वाले सालों में पढ़ोगे। ओके, कि ग्लेशियर्स की वजह से लेक फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर। एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक जो कि इंटीरियर में एक्ट करता है, एक्सोजेनिक जो कि एक्सटीरियर में एक्ट करता है। एंडोजेनिक में दो टाइप, एक सडन फोर्सेस, सडन के अंदर अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, ये तीन टाइप के आ जाएंगे। ओके, और डायस्ट्रॉफिक फोर्स के अंदर बिल्डिंग, माउंटेन्स। फिर एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन होता है। किसके थ्रू होता है, रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स के थ्रू होता है। So endogenic forces causes sudden movements which causes mass destruction over earth surface। हम सभी को पता है जब अर्थक्वेक आता है या फिर वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं तब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स जो है वो गिर जाती है। ओके, इवन गुजरात में भी आया हुआ है अर्थक्वेक 2001 में, 26 जनवरी 2001। तब मैं छोटा था, मुझे याद है अर्थक्वेक आया था। उसके ऑलमोस्ट हम 15-20 दिन तक जो है हम लोग बिल्डिंग्स के अंदर नहीं रहते थे, बिल्डिंग्स के बाहर टेंट वगैरह बांध दिया गया था, सब लोग रात को बाहर आके सोते थे, बिकॉज वो 2-3 दिन तक चला था। और रात को सडनली कभी भी मतलब हिलने लग जाती थी बिल्डिंग्स वगैरह, थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस फील होने लग जाता था, तो लोगों को लगता था कहीं रात के समय में बिल्डिंग अगर गिर गई तो हम सोते रह गए तो लोग क्या उस समय में मतलब टेंट वगैरह हमने बाहर लगा दिए थे और वहाँ पे जाके सब लोग सोते थे। वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो इज़ अ वेंट, इट इज़ नथिंग बट अ वेंट। तुमने प्रेशर कुकर घर पे देखा होगा, मम्मी जब भी खाना वगैरह बनाती है जैसे आलू वगैरह, ओके, तो प्रेशर कुकर के अंदर उसको भापते हैं आलू को पहले। ओके, उसको बॉईल करते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, ऊपर एक सीटी होती है। कभी तुमको बोला होगा कि भाई 5 सीटी आने के बाद बंद कर देना बच्चा। ओके, ऐसे ऊपर सीटी होती है, ये प्रेशर कुकर चलो ठीक ठाक ही बना है। तो प्रेशर कुकर के अंदर भी क्या होता है, ये वेंट होता है। जब प्रेशर ज़्यादा मतलब वेसल है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो क्या होता है, वेंट के थ्रू जो एयर है, जो स्टीम है वो बाहर निकल जाती है। तो हमारा अर्थ भी तुम मान लो एक प्रेशर कुकर ही है। ओके, और जो वॉल्केनोज है, ओके, दोज आर वेंट्स। वो क्या है, वेंट्स है। यानी अर्थ के अंदर हमें पता है इतना हाई टेम्परेचर है कोर के अंदर। ओके, और इवन मैग्मा जो है वो भी काफ़ी हाई टेम्परेचर पर रहता है। तो जब प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है, ओके, अर्थ के अंदर प्रेशर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं, यानी वो प्रेशर वहाँ से रिलीज़ होता है। अगर वेंट्स नहीं होते अर्थ में, ओके, अगर वॉल्केनोज नहीं होते तो क्या होता,
अर्थ एक दिन ब्लास्ट कर जाता और कुछ नहीं बचता। ओके, सो सेम प्रेशर कुकर में जैसे प्रेशर बढ़ता है तो जो स्टीम है वो वेंट के थ्रू बाहर आ जाती है, तो अर्थ के अंदर भी जब मॉल्टेन मैग्मा का प्रेशर बढ़ जाता है, ओके, तो वो वहाँ से वेंट के थ्रू बाहर आ जाता है। और वेंट्स ओपन है, बहुत सारे लाइव वॉल्केनोज भी है अर्थ के ऊपर। ओके, तो देखो एक वॉल्केनो का जो माउंटेन होता है उसके अंदर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे। देखो उसके नीचे क्या होता है, पहले तो क्रस्ट आ जाता है। ओके, क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मेंटल। क्या होता है, मेंटल यानी मैग्मा। ओके, अब ये मैग्मा जो है इसका यहाँ से पूरा ओपनिंग होता है। ओके, ये पूरा मैग्मा है, तरल लावा। कुछ कुछ लाइव वॉल्केनोज है, वहाँ पे क्या होता है, ये लोग तुमने मतलब शूटिंग करते हैं तो ऊपर से उनको पूरा दिखता है ये गर्म लावा। मैं तुमको वीडियो शेयर करूँगा एक। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो ये मैग्मा क्या होता है, ये मॉल्टन मैग्मा ये बाहर आने की कोशिश करता है। ओके, यहाँ पे भी हमने जो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन देखा था, हमने देखा था ना, वो मैग्मा से बनता है। ओके, कुछ कुछ यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, जहाँ पे इंट्रूसिव रॉक्स बन जाते हैं। ओके, यहाँ पे आके अगर मैग्मा स्टोर हो गया, बाहर नहीं आया, तो यहाँ पे इंट्रूसिव रॉक्स बन जाता है। और फिर क्या होता है, वो जब ज़्यादा होता है तो वो यहाँ ऊपर से बाहर आ जाता है। गैसेस भी निकलती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या निकलती है, गैसेस भी निकलती है बहुत सारी। और ये जो राउंड शेप है इसको हम क्रैटर बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रैटर। और ये जो है हमारा क्या हो गया, वेंट, जहाँ से गैसेस वगैरह बाहर निकलती रहती है। क्लियर। और जब ये लावा, जब मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसका नाम बदल के हम क्या बोलते हैं, उसको लावा कहते हैं। ओके, ये पूरा मैग्मा चैम्बर है, जहाँ पे मेंटल रहता है वहाँ पे पूरा मैग्मा चैम्बर। क्लियर, ये सारी चीज़ें क्या क्या, एक तो वेंट है, अगर वॉल्केनो के ऊपर शॉर्ट नोट आए तो तुम वहाँ पे ये बनाना पड़ेगा तुम्हें। ओके, क्या दिखाओगे, क्रस्ट दिखाओगे, क्रस्ट के नीचे मेंटल या फिर मैग्मा चैम्बर लिखोगे वहाँ पे। ओके, और फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे बताओगे जो इंटरनली लावा कूल होता है वो वाला पार्ट। फिर लावा बाहर आ रहा है, उसको लावा नाम दे दोगे। जो टनल है ये वाली, इसको वेंट बोलोगे। जो ऊपर का सर्कुलर शेप है दैट इज़ क्रैटर। और साथ साथ में क्या निकल रही है बाहर, गैसेस। ओके, इतनी चीज़ें तुम लोगों को बतानी रहेगी लेबलिंग करके। क्लियर यहाँ तक। ये हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर वॉल्केनो का पिक्चर दिखाया गया है। ओके, तुम वहाँ पे वो वाला डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे ये गैस इस ऐश है, सेम मैंने भी वही बनाया था। ये ऊपर वाला पार्ट क्रैटर, फिर बीच वाला पार्ट वेंट, फिर जो बाहर निकल रहा है वो लावा। ओके, फिर मैग्मा चैम्बर जो बीच में है, ये वाला पार्ट पूरा मैग्मा चैम्बर। ओके, फिर ये बीच में मेंटल, फिर क्रस्ट। क्लियर, तो ये डायग्राम भी तुम शो कर सकते हो एग्जाम के अंदर। It's a glimpse into the center of the Earth. It's like listening ये to the देखो heartbeat of the वॉल्केनो, planet. The ओरिजिनल लावा physiological effects के of अंदर being बाहर निकल inside the रहा है। volcano देखो अभी are तो बाहर नहीं आया, ये significant in लावा नहीं that you बोलेंगे, इसको have ये मैग्मा ही every बोलेंगे force down अंदर है there तो। trying to kill you. ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज earthquake. So similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibrations can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. ओके, तो जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है, ओके, तो जो सरफेस है वो थोड़ा वाइब्रेट होता है। और ये वाइब्रेशंस कभी हैवी भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं, और ये पूरे ट्रैवल करते पूरे अर्थ के ऊपर। ओके, तो जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक आया है उसके आसपास की सिटीज भी इफेक्ट होती है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। तो जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उसे हम फोकस कहेंगे। द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और ये फोकस जो है इंटरनल, मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट के अंदर में रहेगा, और उसके ऊपर जो मेन सरफेस है लैंड का सरफेस, वहां पे उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। सरफेस के ऊपर जो जगह है उसको एपिसेंटर कहेंगे। ओके, और जो क्रस्ट के अंदर जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उसे हम बोलेंगे फोकस। ये डायग्राम में तुम अच्छे से देख पाओगे। तो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर जो जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं, मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं फोकस। ओके, यहाँ पे अर्थक्वेक अकर होता है। इट इज द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक के टाइम पे उसको सिस्मिक एनर्जी कहेंगे। और जो सरफेस पे जो पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, एपी सेंटर।
ओके, और ये सिस्मिक वेव्स जो है इस तरीके से आसपास बहती है। तो जैसे मान लेते किसी पर्टिकुलर सिटी में आया है अर्थक्वेक, तो उसके आसपास के नेबरिंग जगहों पे भी, विलेजेस में भी ये वेव्स जो है रेडिएट होके जाएगी चारों तरफ। ओके, डिपेंड करेगा यहाँ पे कितनी क्यूरियोसिटी, यहाँ पे कितना लेवल का वाइब्रेशंस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये वेव्स जो है दूर तक या कम डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी। Vibrations travel outwards from the epicenter as waves. जो vibrations है वो बाहर की तरफ ट्रैवल करती है from the epicenter as waves, हमने अभी भी डायग्राम में देखा। ओके, greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. ज्यादातर डैमेज कहाँ पे होगा? जो एपिसेंटर है उसके नियर में। ओके, जहाँ अर्थक्वेक बिगिन हुआ है, जहाँ पे वाइब्रेशन शुरू हुए, वहां सबसे ज्यादा डैमेज होगा। और जैसे जैसे हम रेडियली आउटवर्ड्स जाते जाएंगे, वहां पे अर्थक्वेक का डेंसिटी जो है वो कम होते जाएगा। ओके, उसका उसकी वजह से जो डैमेज है वो भी कम होते जाएगा। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. तो earthquake कहाँ होगा वो तो हम बिल्कुल प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, और कितना इम्पैक्ट का होगा वो भी हम नहीं पता कर सकते, ठीक है। लेकिन खाली हम थोड़ा बहुत प्रिपरेशन रख सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे एवरी ईयर रेनफॉल आती है तो हमें पता रहता है जून में आएगी, तो हम सारी चीजें रेडी रखते हैं, रेनकोट, अम्ब्रेला। लेकिन अर्थक्वेक का ऐसा नहीं है ना कि वो कौन से मौसम में आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा, कुछ आइडिया नहीं रहता है, ठीक है। तो हम कहाँ आने वाला है वो तो बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होगा उसको थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब हम थोड़े बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मेथड दी, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स क्या क्या है अडॉप्टेड लोकली बाय द पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर को स्टडी करना, क्योंकि एनिमल्स को सबसे पहले पता चल जाता है, उनका सेंस जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है ह्यूमंस के कंपेयर में, तो एनिमल्स को पहले पता चल जाता है। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस। तो स्नेक्स जो अपने बिल में छुपे हुए रहते हैं, ओके, उनको पता चल जाता है अर्थक्वेक आने वाला है, तो वो लोग अपने बिल में से बाहर आ जाते हैं, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जो मछलियां होती है पॉन्ड्स के अंदर, वो भी मतलब उनका भी हलचल जो है अलग, अचानक अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है जल्द ही आने वाला है। तो उसके लिए फिर हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये अर्थक्वेक का एक केस स्टडी दिया है जो भुज में आया था। मतलब मैंने बताया था ना, गुजरात में 26 जन 2001 को जो अर्थक्वेक आया था, सूरत में भी फील हुआ था। उसका मेन एपिसेंटर कहाँ पे था? भुज में था। ओके, जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर था वो भुज में था। A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj town on 26 Jan 2001। 26 जैन रिपब्लिक डे की छुट्टियां थी, लोग सवेरे सवेरे लेट उठे थे। ओके, और सवेरे सवेरे ये अर्थक्वेक आ गया था। तो इसकी वजह से क्या क्या देखो, कितना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, यहाँ पे दिया है पॉइंट वाइज। सेकंड क्या था? स्कूल वर्स्ट इफेक्टेड, क्योंकि उस अर्थक्वेक आने के बाद जो है स्कूल्स के बिल्डिंग्स जो पुराने थे वहाँ पे वो सारे बिल्डिंग्स टूट गए। इवन यहाँ पे बताया 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स। क्योंकि रिपब्लिक डे मनाने के लिए स्कूल में जाते हैं, ओके, तो वहाँ पे भुज में जहाँ एपिसेंटर था वहाँ इतने सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था। सूरत में हालांकि उतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था उस टाइम पे। और बाकी सारी चीजें भी यहाँ दी है, देखो। थर्ड, भुज रिलीफ एफर्ट ब्लाइटेड 3 days after the quake, concern rose about food, blanket and medical supplies not reaching everyone। ओके, तो अर्थक्वेक आने के बाद ये सारी बेसिक नीड्स की सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, बिकॉज बेसिक जो रनिंग होता है, रनिंग बिजनेस वगैरह सारे बंद हो जाते हैं। ओके, दे देखो एक बिल्डिंग का पिक्चर दिया है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात, ठीक है। देखो मतलब क्या क्या होता है अर्थक्वेक के बाद वापस। फोर्थ पॉइंट देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ वुड, फोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस वर नॉक्ड आउट। सब कुछ बंद हो गया। फोन लाइंस, पहले तो मोबाइल उतने नहीं थे, तो लैंडलाइन फोन्स हुआ करते, तो वो भी बंद। पानी की पाइपलाइंस डैमेज हो जाती है तो पानी आना बंद। पावर स्टेशन के जो ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो बिजली की सप्लाई भी बंद हो जाती है। हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवर टर्न। फायर मतलब बहुत जगह जगह पे आग भी लगना शुरू हो गई थी, बिकॉज अर्थक्वेक के कारण जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं उसके अंदर के जो हजार्डस मटेरियल्स होते हैं वो भी यहाँ वहाँ गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आग पकड़ लेते हैं। Emergency declared in quake zone. The president declares the state of emergency. CM's appeal to the center. Gujarat appeals for financial help। जब भी स्टेट्स में कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है तो स्टेट के पास अगर फंड की कमी हो जाती है तो स्टेट कहाँ से फंड
मांगता है वो सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फाइनेंशियल हेल्प मांगता है। द सीएम ऑफ गुजरात हैज लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर। देखो ये अर्थक्वेक जो भुज में आया था, तो अर्थक्वेक आने के बाद देखो कितनी चहल पहल हो जाती है, मतलब सिटी का जो रेगुलर रूटीन वो पूरा बिगड़ जाता है। एक तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है सिटी के अंदर, मतलब अर्थक्वेक की वजह से जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, फोन्स, ये सारी चीजें भी बंद हो जाती है। ओके, देखो इतना डैमेज कर सकता है earthquake, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा सकता है अगर एपी सेंटर उसका मेन सिटी में हो। ओके, तब तो मान लो खत्म है, वहां पे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब डू यू नो सेक्शन देख लेते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, तीन टाइप की अर्थक्वेक वेव्स होती है, इसको याद रखना तुम, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरा है एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, और तीसरा है एल वेव्स और सरफेस वेव्स। तीन टाइप की वेव्स है, पी, एस एंड एल। ओके, तो अभी इस खाली इनके डिटेल्स में नहीं जानना, ये हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तब पढ़ोगे। अभी के लिए खाली तुमको नाम याद रखना है। अगर थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक पूछा जाए तो तुम्हें पी, एस एंड एल, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स के बारे में बताना रहेगा। और अर्थक्वेक हम मेजर किस पे करते हैं? सो द अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ये इमेज दिया है देखो सिस्मोग्राफ का यहाँ पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द earthquake is measured on the Richter scale. An earthquake of 2 or less can be felt only a little. An earthquake of 5 can cause damage from things falling. A 6 or higher magnitude is considered very strong and 7 is classified as a major earthquake. जो भुज में आया था वो 6.9 था, देखो मतलब वो बहुत ही मेजर था जो गुजरात में आया था भुज में। ओके, 2001 में। क्लियर। और ये अर्थक्वेक किसमें, सिस्मोग्राफ में मेजर किया जाता है। इसमें ये डिवाइस होता है जिसके अंदर एक पॉइंटर होता है, और पॉइंटर मूव करता है, वाइब्रेट करता है, और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है पेपर के ऊपर। ओके, तो रिचर स्केल पे अर्थक्वेक मेजर होता है, ये याद रखो, सिस्मोग्राफ मशीन के ऊपर एंड मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। और 2.0 यानी खाली हल्का फुल्का, 5 मतलब कुछ कुछ चीजें गिर सकती है नीचे, 6 मतलब काफी ज्यादा हो गया, और 7 तो बोलो ही मत। देखो ये एक और सिस्मोग्राफ डिवाइसेस जो बड़े बड़े होते हैं। ओके, ये पूरे ड्रम के ऊपर पेपर्स रोल्ड होता है, और ये यहाँ पे पॉइंटर रहता है। ओके, ये पॉइंटर फिर मतलब दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, जो डिवाइसेस अर्थ के अंदर डीपली रखे जाते हैं। तो वो डिवाइसेस जब वेव्स महसूस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंटर के मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। ओके, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट उस डिवाइसेस को कैच करते हैं। ओके, जैसे जैसे देख सकते हो यहाँ से वायरिंग्स वगैरह सारी जाती है इस मशीन्स के अंदर। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, तो हम क्या क्या प्रिपरेशंस कर सकते हैं? देखो एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, ड्रॉप कवर होल्ड ऑन। ठीक है, अर्थक्वेक सेफ्टी टिप्स में ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन। ड्रॉप, नीचे गिर जाओ, जैसे ही तुम्हें पता चला अर्थक्वेक आना, नीचे जमीन पे लेट जाओ। कवर करो अपने आप को किसी टेबल के नीचे, और उस टेबल को पकड़ के रखो, होल्ड ऑन करके रखो। ओके, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, सेफ स्पॉट क्या क्या है? अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ वॉल। ठीक है, इनसाइड कॉर्नर और वॉल। स्टे अवे फ्रॉम, किस किस चीजों से दूर रहना चाहिए? फायर प्लेसेस से दूर रहना चाहिए, एरिया अराउंड चिमनीज जो होते हैं वहां से दूर रहना चाहिए, विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, जो विंडोज जो ग्लास जिसके ग्लास टूट सकते हैं। ओके, तो ऐसी विंडोज के पास में नहीं रहना चाहिए। एंड बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। अवेयरनेस फैलाओ, है ना, जो चीजें तुम्हें पता है कि हाँ ये फायर के केस में ऐसा करना चाहिए, अर्थक्वेक के केस में ऐसा करना चाहिए, तो इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाओ। ओके, अपने फ्रेंड्स को बताओ, फैमिली मेंबर्स को बताओ, मदर फादर को बनाओ, जैसे जैसे मैंने ये अभी बताया तुमको, ड्रॉप कवर होल्ड ऑन। ओके, तो ये एक फेमस सेफ्टी टिप है अर्थक्वेक के टाइम पे, ड्रॉप कवर होल्ड ऑन। तो ये चीज तुम आज अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, मम्मी को बता सकते हो, पापा को बता सकते हो कि देखो आज मैंने ये सीखा, अर्थक्वेक जब आता है तो हमें ये वाला तीन तीन गोल्डन वर्ड्स याद रखना है, ड्रॉप कवर होल्ड ऑन। नीचे जमीन पे लेट जाना है, अपने आप को किसी चीज से कवर करना है। ओके, टेबल या किचन के नीचे, किचन का जो शेल्फ होता है उसके नीचे, और वहां पे होल्ड ऑन मतलब पकड़ के रखना है उसको। ओके, तो जब तुम अपने पेरेंट्स को ये बात बताओगे और फ्यूचर में जब भी अर्थक्वेक आएगा, ओके, तुम्हारी मम्मी सबसे पहले तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें जल्दी से पकड़ के ड्रॉप कवर होल्ड ऑन, और वो जल्दी से टेबल के नीचे चली जाएगी।